हेलो फ्रेंड्स, शियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और इससे पिछली क्लास में हमने गैमेटोजेनेसिस में oogenesis के बारे में पढ़ा था। oogenesis की प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिटेल से पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि कैसे oogenesis की प्रोसेस होती है। वहां पे हमने ये बताया था कि oogenesis की प्रोसेस कैसे होती है। अभी हमने ये नहीं बताया था उस क्लास में कि कहाँ होती है और स्ट्रक्चर तरीके से कैसे होती है, वो हमने नहीं बताया था। तो वो हम आज की क्लास में और एक क्लास और डिस्कस करेंगे, उससे रिलेट करके तमाम हार्मोन्स को बताएंगे उसमें कि बहुत सारे हार्मोन्स कैसे इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। उन सारी बातों पर डिस्कशन होगा, इंक्लूडिंग आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी बात करेंगे। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो ओवरी के ऊपर रहेगा। ओवरी जो है एक तरह का प्राइमरी जो है सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और एक तरह का ओवरी मिक्स ग्लैंड भी होता है, जैसा कि टेस्टिस भी एक तरह का मिक्स्ड ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और गैमेटोजेनेसिस भी करता है। इसलिए इसको एक मिक्स्ड ग्लैंड कंसीडर किया जाता है, दोनों गोनैड्स को, जिसमें जो है टेस्टिस एंड ओवरी आता है। ओवरी के से जो है हार्मोन्स भी बनता है, ओवरी से गैमेटोजेनेसिस में oogenesis भी होता है। ह्यूमन फीमेल के अंदर दो ओवरी पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी के रीजन में प्रेजेंट है ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था। हर ओवरी जो है एक ओवरी जो होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर ओवम रिलीज करती है तो दूसरी ओवरी दूसरे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज करती है। मतलब ये अल्टरनेट होता है। अगर एक ओवरी से जो है किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम रिलीज हुआ है तो अगली बारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में दूसरी ओवरी से होगी, अल्टरनेट पैटर्न में होता है। कुल लगभग एक ह्यूमन फीमेल के अंदर 12 से 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करता है इन अ ईयर, एक साल में। इस तरीके से 12 से 13 एग प्रोड्यूस होता है। लेकिन सारे एग जो है फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं, सारे एग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करते, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। तो बहुत सारे एग जो है क्या करते हैं कि डिजनरेट कर जाते हैं बाद में, फिर अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। और इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो ओवरी के अंदर जो है, जो आपका जर्मिनल एपिथेलियम होता है, उससे जो है हमने आपको बताया था कि प्रिमोर्डियल जो है आपका सेल्स होती हैं, प्रिमोर्डियल सेल्स। उससे जो है जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सेल्स से बहुत सारी ओगोनिया का निर्माण होता है। ओगोनिया का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, फॉर्मेशन, वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होता है। इन जो है फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट जब होने लगता है तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ मतलब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है फीमेल चाइल्ड में, उसी दौरान ओगोनिया जितनी भी बननी होती है उतनी ओगोनिया बन जाती है। मतलब हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि लगभग 7 मिलियन 70 लाख जो है ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है इन इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, जो लगभग 25वें सप्ताह तक बन जाती हैं। सारी जो है 25th ऑफ वीक ऑफ द जेस्टेशन में सारी ओगोनिया फॉर्म हो जाती हैं, बन जाती हैं। अब कोई भी ओगोनिया फर्दर नहीं ऐड होगी उस चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड के पूरी लाइफ में। मतलब जितनी जैसा कि टेस्टिस के केस में ऐसा नहीं होता है। वहां पे जो है आपका स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो बनते रहते हैं, वो जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, उसके बाद स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ओगोनिया एक बार बन जाता है, फिर बाद में वो प्रोलिफरेट करके प्राइमरी ओसाइट बनाएगा, उसके बाद उसके अंदर बाकी की प्रोसेस होती रहती है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज का फोकस हमारा हार्मोनल भी देखेंगे कि ओवरी के अंदर जो है जो ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसके जो है थ्रू क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट डिलीवर होगा लास्ट में, जो बाद में जो है मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी ओसाइट के डिलीवर होने के बाद
जो सेल होती है वो मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड रहती है और स्पर्म के मीट करने के बाद ही वो अपने मियोसिस डिवीजन 2 को कंप्लीट कर पाता है और ओवम को बनाता है। तो इसका मतलब कि जो सेकेंडरी oocyte है वो सिलोमिक रीजन में रिलीज हो गया, इसका पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। और फिर यह सेकेंडरी oocyte जो है ओविडक्ट में जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है और वहां पे एम्पुला पे वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब स्पर्म के मीटिंग के लिए, जिससे उसका जो है मेटाफेज सेकेंड से मियोसिस कंप्लीट होगा और ओवम रिलीज हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस वहां पे हमने अब डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओवरी क्या होती है। ओवरी जो है लगभग जो है आपका 540 एग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक ह्यूमन फीमेल अपनी पूरी लाइफ में अगर कोई भी जो है गैस्ट्रेशन पीरियड नहीं आ रहा है, गैस्ट्रेशन पीरियड को जो है हम लोग जो है मेडिकल टर्म में एमनोरिया कहते हैं, जेस्टेशनल एमनोरिया कहते हैं, जिसमें जो है मिसिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उस समय नहीं आता है, मेडिकली उसको एमनोरिया कहा जाता है। एमनोरिया का मतलब है टेम्पोररी फेज के लिए जो है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस होता है तो उसको एमनोरिया कहते हैं। और परमानेंट सेसेशन जो है सीसेशन होता है, परमानेंट के लिए स्टॉपेज जब हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज, वो मेनोपॉज है। और जब ऑनसेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसको मिनार्च कहते हैं। तो मिनार्च जो है हमने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि 9 to 11 ईयर हो सकता है फीमेल में, और मेनोपॉज की एज जो है 45 to 50 एज माना जाता है। लेकिन बीच बीच में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्रेक होती रहती है 9 मंथ के लिए। जो 9 मंथ का जो है फेज होता है उसको 9 मंथ की एमनोरिया कहा जाता है। उस समय कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रन करता और यह एक टेम्पोररी फेज का सेसेशन होता है, मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो अगर कोई ऐसा फेज नहीं आता है, टेम्पोररी फेज का जो है गेस्टेशनल एमनोरिया नहीं आता है, तो ह्यूमन फीमेल लगभग 540 एग प्रोड्यूस करती है थ्रू द बोथ एग जो है ओवरी ड्यूरिंग जो है इट्स लाइफ, अपने पूरी लाइफ में। ऐसा एक मतलब कि आंकड़ा है, कोई सेट फैक्ट नहीं कि सारा होगा ही। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे जो ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी जो है एब्डोमेन में पाया जाता है। ओवरी में 2 रीजन होते हैं, आउटर रीजन को या आउटर लेयर, जो रीजन आउटर साइड पाया जाएगा उसको हम लोग वहां पे जो लेयर होती है उनको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और जर्मिनल एपिथेलियम से ही जो है प्रिमोर्डियल सेल्स का डेवलपमेंट होता है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। और इनर लेयर में क्या होता है, जो फ्लूइड भरा होता है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इनर लेयर जो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, फ्लूइड नहीं, मतलब इसकी आउटर लेयर जर्मिनल एपिथेलियम, इनर लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ओवरी की 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। ओवरी जो है के 2 रीजन होते हैं। बाहर के जो रीजन पेरिफेरल रीजन जो होता है उसको कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं, जो पेरिफेरल रीजन होता है, जहां से पेरिफेरल रीजन में ही ग्राफियन फॉलिकल्स की जो है वेरियस स्टेप्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो पेरिफेरल रीजन में, कॉर्टिकल रीजन में ही होता है। जबकि मेडुला रीजन के अंदर जो है क्या होता है कि इनर सेल इंटरस्टिशियल सेल मास पाया जाता है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल मास पाया जाता है, ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेसिकली 1 to 5 डेज तक बांटा गया है ब्लीडिंग फेज में। ब्लीडिंग फेज में क्या होता है कि इसको वीपिंग ऑफ यूट्रस बोलते हैं इस टाइम पीरियड को, क्योंकि इस समय जो है जो यूट्राइन इंडोमेट्रियम होता है, जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, इनर वॉल होती है, उसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। उसके अंदर कोरोजन होता है, उसके अंदर शेडिंग ऑफ यूट्रस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है आपकी इसके पहले वाली जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड करता है, तो जब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड करेगा 28 डेज पे, वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहता है। तो फर्टिलाइजेशन न होने की स्थिति में प्रोजेस्टेरॉन 28 डेज के बाद रिग्रेस कर जाता है, क्योंकि कार्पस लुटियम अभी हम लोग पढ़ेंगे जो बनाता है कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन को, वो धीरे धीरे कार्पस लुटियम रिग्रेस करने लगता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है, जिससे इंडोमेट्रियम जो होता है, जो यूट्रस की इनर वाली वॉल है, उसमें जो है जो आपका डिसिडुआ जो है आपका बेसेल्स और डिसिडुआ फंक्शनल्स में डिवाइड है। तो उसका डिसिडुआ जो फंक्शनल्स पार्ट है उसमें जो आर्टरी होती है, उस आर्टरी का नाम है स्पाइरल आर्टरी। वो आर्टरी क्या करती है, डैमेज होने लगती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, तो आर्टरी डैमेज होती है, साथ में वहां के टिश्यू डैमेज होते हैं, और फिर वो ब्लड और टिश्यू
का जो है आपका कॉम्बिनेशन होता है वो बाहर आता है, और उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं। लगभग एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग 80 ml ब्लड का लॉस होता है। एक ह्यूमन फीमेल के द्वारा 80 ml ब्लड का लॉस माना जाता है। 80 ml ब्लड पर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ह्यूमन फीमेल लॉस करती है और मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है को रिलीज करती है। और यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज तक चलता है मेंस्ट्रुएशन, जिसको वीपिंग ऑफ यूट्रस भी कहते हैं, और यह मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि उसके बाद जो समय शुरू होता है उसको प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्री ओव्यूलेटरी फेज है, मतलब ओव्यूलेशन के लिए जो है ग्राफियन फॉलिकल को प्रिपेयर करने का फेज शुरू होता है। तो इस समय हम देखते हैं कि यहाँ से जो है बहुत सारे जो है प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू होता है। बहुत सारे प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू होता है, लेकिन उसमें एक ही जो है प्रिमोर्डियल फॉलिकल पूरा डेवलपमेंट कर पाता है। बाकी प्रिमोर्डियल फॉलिकल कुछ स्टेप डेवलप करके क्या करते हैं, वह डिजनरेट कर जाते हैं। कुछ स्टेप डेवलप करेगा, जैसे ये देखो ये कुछ स्टेप डेवलप कर जाएगा और यह डीजनरेट कर जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। तो ये डीजनरेट फॉलिकल को कहते हैं और जो है एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं। किसको कहते हैं? एट्रेटिक फॉलिकल कहा जाता है। मतलब एक फॉलिकल को छोड़ करके जो कंप्लीट डेवलपमेंट करेगा ओवरी के अंदर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जितने भी फॉलिकल्स और डेवलप करेंगे वह पूरा डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। वह क्या होते हैं, कुछ स्टेज डेवलप करके वह क्या करते हैं, डिजनरेट कर जाते हैं। ऐसे फॉलिकल्स को बोलते हैं एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया मींस होता है कि नंबर ऑफ जो है ग्राफियन प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द आपका ओवरी ड्यूरिंग द प्री ओव्यूलेटरी फेज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स यहाँ पे बेसिकली जो हमारा होता है वो होता है जीएनआरएच में एफएसएच और एलएच। स्टार्ट में एफएसएच का लेवल ज्यादा होता है, एलएच का लेवल कम होता है, क्योंकि हम जो है कुछ क्लासेस में डिस्कस भी किए हैं कि जीएनआरएच का लेवल कम रहेगा तो एफएसएच बनता है, जीएनआरएच का लेवल ज्यादा होता है हाइपोथैलेमस से तो एलएच ज्यादा बनता है। तो स्टार्ट में जीएनआरएच का लेवल कम होता है तो पहला हार्मोन जो बनता है ज्यादा कंसंट्रेशन वो एफएसएच बनता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। क्योंकि अगर एलएच का लेवल बढ़ा दोगे तो फॉलिकल डैमेज हो जाएगा, रैप्चर कर जाएगा। तो इस तरह पहले जो है एफएसएच का लेवल ज्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया कि एक फॉलिकल तो पूरा डेवलप करेगा, लेकिन बाकी फॉलिकल जो डेवलप करने लगते हैं वो कुछ स्टेप जाकर के डिजनरेट कर जाते हैं और उनको हम लोग एट्रेटिक फॉलिकल कहते हैं, और इस प्रोसेस को फॉलिकुलर एट्रेसिया कहते हैं। बाकी एक फॉलिकल जो डेवलप कर रहा है वो प्रिमोर्डियल फॉलिकल से बढ़ करके प्राइमरी फॉलिकल में डेवलप होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होगा, टर्सरी फॉलिकल में डेवलप होगा, और लास्ट में मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स या ओवेरियन फॉलिकल्स में डेवलप हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू होता है, ये यहां तक जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आते आते ये सारे डिप्लॉयड होते हैं। आते आते क्या होता है, धीरे धीरे जो है जो हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है वो हार्मोन्स होता है एफएस, मतलब वो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन। वो हार्मोन्स कौन सा है, एस्ट्रोजन का लेवल राइज करता है। ग्राफियन फॉलिकल से ही जो है एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। इसमें दो लेयर होती है, थीका इंटरना और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। थीका इंटरना और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा दो लेयर मिलकर के एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करती है। मतलब एस्ट्रोजन का सिंथेसिस दो सेल्स में होता है, कुछ स्टेप थीका इंटरना में होता है, कुछ स्टेप मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा में होता है, जिसके जो है आपका जो है रिजल्ट में क्या आता है, एस्ट्रोजन का लेवल राइज करना स्टार्ट कर देता है। और जो एस्ट्रोजन का लेवल राइज कर रहा है यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13th डे तक राइज करेगा, क्योंकि 13 डे आते आते क्या होता है कि जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, जो हमारा ओवेरियन फॉलिकल है, जिसको मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होना है, वह मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में 13 डे कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या बनता है, एक इसके अंदर एंट्रम होती है जिसके अंदर फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, साथ में जो है जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट है उसके पास दो लेयर होती है। एक लेयर होती है जोना पेलुसिडा की लेयर होती है, और दूसरी लेयर जो होती है वो कोरोना रेडिएटा की होती है। तो जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा दो लेयर होती है, अंदर जोना पेलुसिडा, बाहर कोरोना रेडिएटा हो जाएगी।
अंदर जोना पेल्सिडा हो जाएगी। तो ये दोनों लेयर से कवर्ड हमारा सेकेंडरी oocyte होता है। और उसके बाहर आएंगे तो हमने आपको बताया कि थीका एक्सटर्ना होती है, थीका इंटरना होती है लेयर, और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होता है। इसके बाद अंदर भरा होता है फॉलिकुलर फ्लूइड भरा होता है। तो फॉलिकुलर फ्लूइड इसमें भरा होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक एंट्रम होता है, इसके बाद सेकेंडरी oocyte में जोना पेल्सिडा होता है, इसके बाद जो है क्या होता है कि हमारा कोरोना रेडिएटा होता है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होता है, थीका इंटरना होता है, थीका एक्सटर्ना होता है। तो ये सारी लेयर अंदर से बाहर आप देख सकते हो, और यह एक स्ट्रक्चर होगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि कब हो जाता है, 13th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 1 to 13 डे। उसके बाद क्या होता है कि सडन राइज करता है, जो हमारा एफएसएच के लेवल पहले जो है ज्यादा था, जो है वो जो है एलएच का लेवल ज्यादा हो जाता है। मतलब कि सडन राइज मतलब जीएनआरएच बढ़ जाएगा, जिससे एलएच का लेवल बढ़ जाता है। और एलएच क्या करता है, 14th डे जो है क्या कराता है, 14 डे मतलब कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और 14th डे क्या कराएगा, यह जो है जो ग्राफियन फॉलिकल है इसको रैप्चर करा देता है। मतलब इसको उस तरह से रैप्चरिंग होती है जैसे आप कोई ऐसा फ्रूट देखिए जिसके अंदर सीड हो, और फ्रूट जो है बाहर से आप प्रेस करें तो सीड जो है कम आउट, बाहर विल कम आउट, सीड क्या करे, बाहर आ जाए। उस तरह का एक पैलेज जो होता है उसके अंदर कंट्रैक्शन काज करता है। तो जब ये कंट्रैक्ट करता है तो सीड की तरह सेकेंडरी oocyte विल कम आउट, सेकेंडरी oocyte क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं कार्पस हेमरेजिकम, एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा फ्लूइड फिल्ड बॉडी में, जिसका नाम हो जाएगा कार्पस हेमरेजिकम। ऐसा हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, 14th डे में। तो कार्पस एल्बाइकन हेमरेजिकन में बदल जाता है, और बाद में क्या करता है कि यह सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देता है, कहां पे, सिलोम में, सिलोमिक फ्लूइड में रिलीज कर देता है। बाद में इस सेकेंडरी oocyte को फिम्बरी के द्वारा, फैलोपियन ट्यूब का जो एंड पॉइंट होता है उसको फिम्बरी कहते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें लगातार पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है, और वो क्या करता है, सेकेंडरी oocyte को अपनी तरफ जो है वो क्या करता है, पुल करता है, और फाइनली उसको क्या करता है, पहुंचा देता है फैलोपियन ट्यूब के जो है एम्पुला पार्ट पे। बाद में जो हमारा जो है कार्पस हेमरेजिकम होता है वह धीरे धीरे येलो कलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं मैच्योर कार्पस ल्यूटियम। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल जो है रैप्चर करता है और यह कार्पस हेमरेजिकम में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही क्या होता है कि इसके अंदर जो है जो एस्ट्रोजन का सिंथेसिस हो रहा है वो जो है डाउन हो जाता है, और एस्ट्रोजन का सिंथेसिस डाउन हो जाएगा, फिर जो है सेकेंडरी oocyte में रिलीज हो गया, और साथ में कार्पस जो हेमरेजिकम है वो कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम में जो होता है ल्यूटीन प्रोटीन पाई जाती है, और जो ल्यूटियल सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, एक हार्मोन्स का सिंथेसिस करने लगती हैं, जिनका नाम है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स बन जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ये ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन ही बनाता है, लेकिन कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन भी बनाता है। मेन जो है प्रोजेस्टेरॉन के लिए है, क्योंकि इस प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जब तक जो है ज्यादा रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल जब तक राइज किए रहेगा, तब तक जो है ये क्या करेगा कि यह जो है प्रोसेस को जो है सस्टेन कराता है। क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte है वो उसका लाइफ स्पेन सेकेंडरी oocyte का 3 दिन 2 से 3 दिन होता है, या 2 से 3 दिन तक वेट करेगा स्पर्म के जो है अराइवल को। अगर 2 से 3 दिन में स्पर्म नहीं पहुंचता है, मतलब कॉपुलेशन नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिकली ये डिग्रेड करने लगता है। लेकिन ऐसा करने में इसको 1 वीक का समय लगता है, ये 2 से 3 दिन में ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो है प्रोजेस्टेरॉन लेवल 1 वीक तक मेंटेन रहेगा। मतलब अगर 14 दिन है तो 21, 22, 23 दिन तक जो है प्रोजेस्टेरॉन ये बनता रहेगा कार्पस ल्यूटियम, मतलब कार्पस ल्यूटियम इतने समय तक मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर ऐसा होगा कि मतलब कि स्पर्म नहीं मीट किया सेकेंडरी oocyte से, और जो है जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और तो क्या होगा कि जनरली होता क्या है कि जैसे ही स्पर्म का मीटिंग हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो की जो आउटर सेल्स होती हैं वो एक हार्मोन्स बनाती हैं जिनका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। वह गोनेडोट्रोपिन क्या करता है कि इसको कुछ केमिकल रिलीज करता है, जो कार्पस ल्यूटियम के जो है ऊपर उसके रिसेप्टर होते हैं उनसे बाइंड करके उनको बताता है
सिग्नल करता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, आपको सस्टेन्ड रहना है, आपको जो है कंटिन्यू करना है सिंथेसिस ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन को। तो ऐसा तब होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, यह सिग्नल नहीं आएगा फ्रॉम द एम्ब्रियो, इनिशियल जो है सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो से HCG के थ्रू जो है केमिकल सिग्नल नहीं आता है। तो 21, 22, 23 दिन के में जो है क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन ये सिग्नल न पाने की स्थिति में ऑटोमेटिकली जो है, मतलब कि कार्पस लुटियम सिग्नल जब नहीं पाएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, रिग्रेस करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इस दौरान ये सेकेंडरी ओसाइट भी डैमेज हो चुका है। तो बस यही इसको रोक के रखा हुआ है, तो ये भी रिग्रेस करने लगता है और रिग्रेस करके एक ब्लैक कलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है कार्पस एल्बाइकन। तो ब्लैक कलर बॉडी में कन्वर्ट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। ऐसी कंडीशन प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन होगा तो मैंने बताया कि जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी जो लेयर होती है डेसिडुआ बेसेल्स और डेसिडुआ फंक्शनल्स। तो बेसेल्स में तो कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन फंक्शनल की आर्टरी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो आर्टरी जो है डैमेज होने लगती है, जिससे ऑनसेट ऑफ जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन हो जाता है। तो फिर से 28वें दिन मतलब 23 दिन रिग्रेस होगा, 23, 24, 25, 26 में रिग्रेस होना स्टार्ट करेगा। तब जो है जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन होगा वैसे ही नरिशमेंट नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आर्टरी डैमेज होने लगती है, तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट मान लिया जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि हम लोग कि कैसे जो है आपका ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। ग्राफियन फॉलिकल की डेवलपमेंट होने से कैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से क्या बनता है स्ट्रक्चर, कार्पस एल्बाइकम जो है हेमरेजिकम बनता है और सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाती है। सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होने के बाद कार्पस हेमरेजिकम से बनता है मैच्योर कार्पस लुटियम जो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, जो प्रेगनेंसी को सस्टेन कराना चाहता है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जो है जो एम्ब्रियो होगा उसके वो HCG बनाएगा, HCG सिग्नल करेगा कार्पस लुटियम को कि फर्टिलाइजेशन हुआ है, आप सस्टेन रहिए टिल जो है फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ये सस्टेन रहेगा। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेकेंडरी ओसाइट भी डैमेज हो जाता है, तो सिग्नल नहीं आता है, तो ये ऑटोमेटिकली रिग्रेस होना शुरू कर देता है और रिग्रेस होकर कार्पस एल्बाइकन बना देगा। और कार्पस एल्बाइकन क्या करता है, पूरी तरीके से रिग्रेस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन सिग्नल करती है कि सेकेंड मतलब कि अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए आफ्टर 28 डेज। तो इस तरीके से हमने देखा कि ओवरी के अंदर कैसे जो है ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन होता है, और बाकी सारी लेयर्स भी हमने आपको बता दिया कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, कौन सी लेयर से कौन सा हार्मोन्स बनता है। और इसके बाद देखिए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल जो होता है वो जोना पेलिसिडा के जो है क्लोज वाइसिनिटी में होता है, क्लोज जो है क्लोज प्रोक्सिमिटी में रहता है, जो बाद में इलांगेट होकर के ही कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक जानकारी इसमें और जोड़ लीजिए। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने ओवरी के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी कर लिया है। इसको देखने से पहले आप हमारे जो है प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, ओजेनेसिस वाले, जो फीमेल जो है गैमेट के फॉर्मेशन का है उसको देखिएगा, इसको कनेक्ट करिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी और हार्मोन्स को भी देखेंगे, तो उसको जो है तब ये जाके जो है टॉपिक कंप्लीट होगा, आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। तो वीडियो लेक्चर को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और पुराने लेक्चर को भी आप देखिए प्लेलिस्ट में जा करके, जिससे आपको ये पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो जो है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान अकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।